भारत फिर से सोने की चिड़िया। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने रविवार की सुबह देश को एक नई सुखद खबर दी कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब हम 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की राह पर एक कदम और आगे बढ़ गया है। एक समय यह ऐसा ही देश था, लगभग 2 सदी पहले। बात सिर्फ सफरनामे की नहीं है। पुरातात्विक अवशेष बताते हैं कि ईसा से सदियों पहले भारत में विकसित सभ्यता मौजूद थी। यहां से मेसोपोटामिया तक समुद्री जहाजों से सफर होता था और भारत से व्यापारी सोना, तांबा आभूषण वहां के खरीदारों तक पहुंचाया करते थे। ईसा से 600 वर्ष पहले भारत के महाजनपदों में चांदी के सिक्के चलने के प्रमाण हैं। यह व्यापार और विकास में तेजी का दौर था। ईसा पूर्व 321 से मौर्य साम्राज्य में वर्तमान भारत का बड़ा हिस्सा एक हुआ। राजनीतिक एकता और सैन्य सुरक्षा के साथ पूरे इलाके का एक आर्थिक तंत्र भी तैयार हुआ। अर्थ इतिहासकारों के मुताबिक वहीं से आर्थिक समृद्धि का दौर शुरू हुआ, जो लगभग 1500 साल चलता रहा। माना जाता है कि ईसवी कैलेंडर शुरू होने के बाद पहली से 17वीं सदी तक भारत प्राचीन व मध्यकालीन दौर में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा। तब दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था या जीडीपी में 1/3 से 1/4 योगदान अकेले भारत का होता था। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास का गहराई से अध्ययन करने वाले ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने तो पूरा हिसाब जोड़कर बताया है कि कब कब कौन सा देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या हैसियत रखता था। उनका कहना है कि डॉलर की कीमत को 1990 के भाव पर रखकर आंका जाए तो सन 1000 में भारत की अर्थव्यवस्था 3350 करोड़ डॉलर की थी, जबकि चीन की 2655 करोड़ डॉलर, पश्चिमी यूरोप के देशों की 1016.5 करोड़ डॉलर और पूरी दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था 11,669 करोड़ डॉलर की रही होगी। इसके बाद 2 सदियों में कभी चीन भारत से आगे भी रहा, लेकिन सन 1700 तक भारत फिर सबसे ऊपर था, 9,075 करोड़ डॉलर पर, चीन 8,280 करोड़ पर और पश्चिम यूरोप के देश 8,339.5 करोड़ डॉलर पर थे। तब भारत से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिलाकर न सिर्फ मसालों का जबरदस्त निर्यात होता था, बल्कि यहां की कारीगरी का डंका दुनिया भर में बजता था। 16वीं सदी से ही भारत से सूती, रेशमी, ऊनी और मिश्रित धागों से बुने कपड़ों का बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। बंगाल, सूरत, लाहौर और मछलीपट्टनम कपड़े के बड़े बाजार हुआ करते थे। लकड़ी के सामान, बर्तन, धातुओं की कारीगरी के उत्पाद, हथियार और कीमती जेवर भी भारत से निर्यात होते थे। इनकी कीमत ज्यादातर सोने चांदी के सिक्कों या जवाहरात में चुकाई जाती थी। शायद इसीलिए भारत सोने का भंडार था। भारत की हैसियत को ठीक से समझने के लिए यह जानना चाहिए कि सन 1600 में सम्राट अकबर के खजाने की सालाना आमदनी 2.25 करोड़ ब्रिटिश पाउंड आंकी गई थी, जबकि उसके 200 साल बाद सन 1800 में भी अंग्रेज सल्तनत के पूरे खजाने का आकार 1.6 करोड़ पाउंड ही हो पाया था। औरंगजेब के राज में तो मुगल सल्तनत की सालाना आमदनी 10 करोड़ पाउंड पहुंच गई थी। इसी काल में 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जाल फैलाना शुरू किया। उसके बाद तो अंग्रेजों ने भारत को न सिर्फ गुलाम बनाया बल्कि बुरी तरह लूटा। अपने कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए उन्होंने भारत के बुनकरों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कारीगरों के हुनर के लिए मशहूर भारत सिर्फ कच्चे माल की आपूर्ति तक सीमित हो गया और उसकी कीमत भी अब सोने के सिक्कों में नहीं आ रही थी। उल्टे किसानों से जबरन वसूले गए लगान से अंग्रेज सरकार खेती की उपज और खनिज सस्ते में खरीदकर बाहर ऊंचे दाम पर बेचती थी। इसी का असर था कि एंगस मैडिसन के अनुसार 1700 में जो भारत दुनिया की जीडीपी में 1/3 का हिस्सेदार था, अंग्रेजों के जाने के बाद 1950 में उसकी हिस्सेदारी मात्र 3% रह गई थी। तब से अब तक यह सवाल लगातार पूछा जाता है कि अगर भारत सोने की चिड़िया था तो हम इतने गरीब क्यों हैं और कब तक रहेंगे। यह सवाल इसलिए भी लगातार तेज हो रहा है कि विश्व युद्ध से तबाह हुए जापान ने
और उसके बाद भारत के ही साथ आजाद हुए चीन ने औद्योगिक उत्पादन के भरोसे पूरी दुनिया में धूम मचा दी। सवाल उठ रहे थे कि जब चीन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत की आर्थिक प्रगति की रफ्तार भी खासी तेज हुई है और शोध एवं विकास के काम में और सॉफ्टवेयर या प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत की महारत मानी जाती है। मगर रोजगार के मोर्चे पर अभी बहुत कुछ होने की जरूरत है। फिर जैसे जैसे मशीनीकरण तेज हो रहा है, रोबोट और एआई इंसानों की जगह ले रहे हैं, नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या भारत विनिर्माण में फिर सिक्का जमा सकता है? और जमा भी ले तो क्या रोजगार पैदा कर पाएगा? इसका एक जवाब सामने है। जिस वक्त ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं, कर्नाटक के देवनहल्ली में एप्पल के आईफोन कारखाने के साथ 30,000 कामगारों के रहने की जगह तैयार की जा रही है। एप्पल अकेला नहीं है, दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां भी भारत में कारोबार फैलाने की तैयारी में है। बहुत सी अमेरिकी कंपनियां यहां अपने शोध एवं विकास के सेंटर खोल रही हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, डिलॉयट, एचएसबीसी, वॉलमार्ट, शेल और बॉश जैसी कंपनियां अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना रही हैं। भारत के तमाम शहरों में या उनके आसपास जहां देखिए वहां क्रेनें ही क्रेनें दिख रही हैं। फिर इतिहास में झांकें तो लग सकता है कि मौर्य साम्राज्य की तरह एक बार फिर भारत समृद्धि के नए सफर पर निकलने के साजो सामान तैयार कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली के विशेषज्ञों ने कुछ ही समय पहले कहा है कि अगले 10 साल भारत के लिए कुछ वैसे ही तेज विकास का समय होगा जैसे चीन ने 2007 से 2012